हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न हमें देखने को ही मिलते हैं। तो यहाँ पर इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में है, इन्हीं सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इस क्लास में। और ये बुक जो है एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है, महेश कुमार वर्डवाल जी की। तो यहाँ पर इसी बुक से जो भी प्रश्न है उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी की, तो ये भाग 4 से संबंधित है। और अनुच्छेद या आर्टिकल की अगर बात करें तो 36 से 51 आर्टिकल इससे संबंधित है डीपीएसपी से। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना ही डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 4 में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, जिसकी बात भाग 4 में की गई है। तो ये आपको याद रखना है, भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो जा रही है। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। तो ये आप इसमें अंतर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ये वाद योग्य है या नहीं है? तो ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न अगर देखें, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य उत्तराखंड था। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत या 51 के अंतर्गत ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये एक कथन है, किसका कथन है? केटी साहा का कथन है। ये आप याद रखिएगा कि ये जो कथन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन केटी साहा के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित या डीपीएसपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक, इन सभी आर्टिकल्स को एक एक करके यहाँ पर देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 36 की। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में दिया गया है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय ना होना, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाना। अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। आर्टिकल 39 का में कहा गया है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 39 का के अंदर है। अनुच्छेद 39 खा में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो सके। अब बात आती है अनुच्छेद 39 से घा में। तो यहाँ पर कहा गया है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात यहाँ पर आपको आर्टिकल 39 घा में याद रखना है। 39 अड़ा में बात है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसकी बात है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में
काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं और प्रसूति सहायता यहाँ पर है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रसूति सहायता जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 42 से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात। अब अगर बात की जाए अनुच्छेद 43 का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा में है सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात है। ये भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल जो 44 है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध की बात है। अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास की बात है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा की बात होती है। और अनुच्छेद 49 में यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 36 से 51 तक जो कि DPSP से संबंधित अनुच्छेद हैं, इन सभी को एक एक करके देख लिया है कि किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में किस चीज़ की बात है। तो यहाँ पर हमने ये अनुच्छेदों को कवर कर लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो देखिएगा कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है जबकि मूल अधिकार कानूनी रूप से इन्हें मान्यता प्राप्त है। तो ये लाइन भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, जिसमें DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले टॉपिक को हमने कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।